Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anchor 9. Dear all, we are going to start a very important topic. जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग बात करने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, लेकिन उससे पहले आप देखिएगा यहाँ पर हमने टाटा स्टील लिमिटेड की जी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है, ताकि उससे पहले ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि अगर बोर्ड कंपोजिशन देखें टाटा स्टील लिमिटेड की, तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 10, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 10 देखिएगा। और अगर वन बाय वन बताऊं तो लगभग 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जी हाँ, टॉपिक भी हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और एग्जाम में ना चाहे एग्जीक्यूटिव लेवल हो या फाइनल लेवल हो, हॉट टॉपिक रहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और कहीं पर आप ऑब्जर्व करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर लगातार क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसका रोल ही बहुत ही क्रूशियल है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। आप लोगों को इस सेशन के अंदर जी हाँ मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी को ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। आई होप रूल 4 आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और अगर पढ़ भी लिया है तो यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप नया सीखने वाले हैं, या प्रोबेबल क्वेश्चन जिस तरह के एग्जाम में पूछ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखें, अगर हम लोग एग्जाम्पल में अगर हम टाटा स्टील कंपोजिशन को देखें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, देखिए ओपी भट्ट जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, दीपक कपूर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, फरीदा जी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, भारती जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वी के शर्मा जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, एंड लगभग यहाँ पर 10 डायरेक्टर्स में से मेजॉरिटी डायरेक्टर लगभग 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। सर ये कैसे कंपोजिशन डिसाइड किया गया? सेक्शन 149 सेक्शन 6 कंपनीज एक्ट इस बारे में बात करेगा, और इसके अलावा सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 16 को भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन इस सेशन के अंदर याद रखिएगा मेरा प्राइम फोकस रहेगा सेक्शन 149 सेक्शन 6 के ऊपर, उसके साथ उसके रूल्स भी, रूल 4 एंड रूल 5। जी हाँ, रूल 4 एंड 5 जी, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा एग्जाम, आप प्रोफेशनल एग्जाम राइटिंग करते हैं, ऑफ कोर्स अपने एग्जाम में प्रोफेशनली आप कौन सा ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो इफ इट इज पॉसिबल ना तो रेगुलेशंस को प्रोवाइड कीजिएगा, सेक्शंस को प्रोवाइड कीजिएगा, रूल्स प्रोवाइड कीजिएगा एग्जाम में। और अगर कैसे साथ हमको तो याद होने में दिक्कत आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ आप ध्यान से पढ़ेगा। तो बिफोर स्टार्ट द सेशन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमें आपके लिए हाईलाइट किया हुआ ना, पहला ये बच्चे ये याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नोन टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू इन द बोर्ड डेलिब्रेशंस। प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स पर आप चेक कर लीजिएगा, इसी का वेबसाइट पे जाएगा और चेक करेगा, ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन जो प्रोबेबल है इस बार के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ब्रिंग अ वैल्यूएबल आउटसाइड पर्सपेक्टिव टू डेलिब्रेशंस। दोनों ही अगर देखा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहना क्या चाह रहा है, देखिए रियलिटी समझेगा। कंपनीज एक्ट 2013, जी हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 ने सबसे बड़ा जो एक चेंज रखा था वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का था। जी हाँ, इसके ऊपर कई बिजनेस कम्युनिटी ने जी अपने ओवरव्यू दिए, और उसका रोल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए हमें ऐसे इंसान चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बैलेंस कर सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए ऑफकोर्स एक कहीं ना कहीं देखिएगा उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर उनके लिए एज ए बेस्ट मेंटोर अपना रोल प्ले कर सके, मेंटोर याद रखिएगा, मेंटोर की तरह रोल प्ले कर सके, और कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। सर इतना कुछ बताए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सर कैसे बुद्धि में जाएगा एक पॉइंट जाएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अभी याद करना है, टारगेट एक ही, अभी याद करना है, ठीक है। कहते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू बिकॉज दे परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रूल्स, और इन रूल्स को हम डिटेल में भी जानेंगे। ऑलराइट, पहला कहता है बैलेंस द ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। देखिएगा कंपनी ना, आप जानते हैं एक बात को लिए, कंपनी के साथ में बहुत सारे हम एस्पेक्ट्स को देखें। जैसे एक अगर कंपनी है, देखिएगा ध्यान से समझेगा फटाफट से, एक कंपनी है, कंपनी के साथ में कई सारे स्टेक होल्डर, जी हाँ, स्टेक का मतलब लोगों का, कुछ ऐसी यू नो व्हाट पर्संस कह सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, जिनका स्टेक होता है, इंटरेस्ट अटैच होता है। लाइक कंपनी के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, अच्छा ये डिबेंचर हो सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। सो ये सब स्टेक होल्डर्स का जहाँ कंपनी के साथ में एक इंटरेस्ट अटैच है। जी हाँ, अब समझना, कंपनी का इंटरेस्ट अटैच का मतलब कि कंपनी अगर क्रेडिटर्स से अगर लोन ले रही है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोविजंस है, क्या उसे प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है, क्या उस फंड को बेस्ट या ऑफ कोर्स कंपनी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉपर डिसीजन ले रही है। ऐसा तो नहीं है माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बार बार दबाया जाता है, मेजॉरिटी अपना मर्जी चलाता है, और कहीं एम्प्लॉइज को जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं देखिए हम डिटेल में हम समझेंगे कि इसका पहला रोल क्या है, बैलेंस द ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो ही जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कंपनी सिर्फ
शेयर होल्डर के लिए काम करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट गायब हो चुका है। कंपनी को स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना है। आप समझेगा, अगर आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो डिफॉल्ट करने के बाद में याद रखिएगा आप शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड नहीं दे सकते। यू हैव टू सर्टेन समवेयर यू हैव टू सेटिस्फाइड योर क्रेडिटर्स एंड फाइलिंग्स भी आपको प्रॉपर्ली करनी पड़ेगी रेगुलेटर्स के साथ में। तो ये कह रहा है क्या, बैलेंस करेगा, क्या करेगा, ऑफ्टन, अक्सर यही होता है ना, ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मेरे साथ बोलिएगा एक बार, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो उसको बैलेंस करना। सेकंड कहता है फैसिलिटेटिंग विद स्टैंडिंग एंड काउंटरिंग प्रेशर्स फ्रॉम द ओनर्स। अब कई बार क्या होता है समझिएगा, इन रियलिटी कई बार ऐसा होता है समझिएगा, कंपनी में जिनकी मेजॉरिटी होती है वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो भाई हम जानते हैं, हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए। बट अगर देखा जाए डायरेक्टर्स का रोल क्या है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं, होल ऑफ द कंपनी के लिए काम करना और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स के लिए काम करना, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं। ऐसे केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना कंसीडर करता है, याद रखिएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे हमने पॉइंट देखा, क्या कर रहे हैं वो, फैसिलिटेटिंग विद स्टैंडिंग एंड काउंटरिंग प्रेशर फ्रॉम द ऑनर्स। अब ऑनर तो चाहेगा ना कि जो हम चाह रहे हैं वैसा ही हो, ऑनर्स में याद रखिए ऑनर का चाहेंगे वैसा हो, लेकिन क्या वो पॉसिबल है, क्या उसको लॉ परमिट करता है, कहीं वो ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट तो नहीं है। ये सारी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने का काम किसका है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। एक्चुअली देखिए कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में आप देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बड़ा मैं मानता हूं, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल कुछ ऐसा है बेचारा, बड़ा बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, उधर ऑनर्स शेयर होल्डर्स भी हैं, दोनों के बीच में बेचारा किस्ता है ये, ठीक है। कहीं ना कहीं एक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये राइज होता है कि डायरेक्टर्स के विशेष कुछ और है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो काम क्या है, इंडिपेंडेंट, यहाँ डायरेक्टर कैसा इंडिपेंडेंट, ना मैं तुम्हारा हूं, मैं ना तुम्हारा हूं, मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूं और मैं जो बेस्ट होगा कंपनी के लिए वो सोचूंगा। बात पकड़ में आ रहा है, बट बेस्ट कैसे होगा एज पर द लॉ। तो प्रेशर जहां से आएगा, कहां से आ रहा है, उसको ऑनर की विशेष वो पूरी करनी है एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ऐसे कैसे कर देंगे, बात पकड़ में आ रहा है, वो ऑब्जर्व करेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो पहला हमने देखा बैलेंसिंग द ऑफ कोर्स बैलेंस द ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मेरे साथ पॉइंट याद कर लीजिएगा, बार बार बुक नहीं देखना है, अभी याद करना है, ठीक है। एंड सेकंड फैसिलिटेटिंग विद स्टैंडिंग एंड काउंटरिंग प्रेशर फ्रॉम द ओनर्स। थर्ड कहता है फुलफिल यूजफुल रोल इन सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब देखिए समझेगा कि इंपॉर्टेंट चीज आप लोग जानते होंगे, जब हम बोर्ड की कंपोजिशन करते हैं तो उनकी रोटेशन भी जरूरी है, बोर्ड की कंपोजिशन करते हैं तो उनकी रोटेशन भी जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि राजा का बेटा राजा बने, समझ आ रहा है। तो क्या कहने का मतलब है कि बेस्ट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हो, और बेस्ट का डायरेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, जो भी न्यू पर्सनल्स आए, न्यू एक्सपीरियंस आए, यंगर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी होल्ड कर रहे हैं डायरेक्टर्स उन्हीं को ही रीअपॉइंट किया जा रहा है बार बार। या फैमिली बिजनेस में आपने देखा होगा अक्सर होता है, जो फैमिली बिजनेस लाइक इंडियन आरडिया, गोदरेज है, रिलायंस है, ठीक है, महिंद्रास है, ये भी फैमिली ओन बिजनेस है, ठीक है। ये फैमिली मतलब ये फैमिली ओन बिजनेस से ही अगर देखा जाए कॉर्पोरेट एंटिटी फॉर्म में गए। बस सक्सेशन प्लानिंग क्या कहता है, वहां प्रोफेशनलिज्म रखा जाता है कि हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो डायरेक्टर वो विद द अप्रूवल ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होगा। तो सक्सेशन प्लानिंग के अंदर रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स को कंसीडर करना। तो यूजफुल रोल कह रहा है, ये प्लेज अ यूजफुल रोल इन सक्सेशन प्लानिंग। 3 पॉइंट याद हुआ होगा मेरे हिसाब से। पहले एक क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, जो भी बताया था आपको। ये कौन सा सर, ये ऊपर जो नोट करवाए हैं अभी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर रेडी कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट सर, याद रखिएगा अभी मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। याद रखिएगा ना कि 9 के कॉर्पोरेट अपडेट्स में मैं पूरा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ना के 9 का व्हाट्सएप पे हमको रिक्वेस्ट भेजिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। एग्जाम के बाद में या अगर फ्री टाइम में उसे भी ज्वाइन कीजिएगा, उसमें प्रैक्टिकली सीख के सारी एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। अभी सिर्फ हम एकेडमिक पर्पस से बात कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट कहता है एक्ट एज अ कोच, मेंटोर, साउंडिंग बोर्ड फॉर देयर फुल टाइम कलीग्स। क्या कह रहा है, कोच, मेंटोर, साउंडिंग बोर्ड फॉर देयर फुल टाइम कलीग्स। इसका होना साथ में ऑल टाइम जरूर, मतलब देखिए समझिएगा। अगर देखा जाए फुल टाइम कलीग्स का मतलब इसका रोल कैसा रहेगा, पार्ट टाइम नहीं। क्या ये अच्छा एक मजे की बात है, पार्ट टाइम मतलब कि जब बोर्ड मीटिंग हो तभी आएंगे ये, क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? हाँ, अगर देखा जाए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बट समझना इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑल टाइम कम्युनिकेशन बना रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं फुल टाइम कलीग ऑफ द बोर्ड।
क्या हो रहा है? सो उन्हें टाइम कोच का मतलब है गाइड करना कंपनी के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा, उनको मेंटरशिप का मतलब जहां रिक्वायर्ड है एज अ मेंटोर उनके लिए काम करेगा, ठीक है। एंड साउंडिंग बोर्ड, ताकि इफेक्टिवली बोर्ड, क्योंकि यही परफॉर्मेंस को भी वैलिड करता है और ये ऑब्जर्व करता है, ताकि बोर्ड में जब पार्टिसिपेशन हो ना, हर एक डायरेक्टर को मौका मिले अपनी बात को रखने का, ये कंसीडर करेगा उन चीजों को। एंड फोर्थ वन इज प्रोवाइड इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड वाइडर पर्सपेक्टिव। इंडिपेंडेंट जजमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी डायरेक्टर इन्फ्लुएंस हो जाएगा ये, क्योंकि उसको चिंता नहीं है कि तुम मुझे बाहर निकाल दोगे, नहीं, ही विल गिव हिज इंडिपेंडेंट जजमेंट। बट प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है, बता दें एक बार रियलिटी, क्योंकि लेकिन हमें तो आंसर में ये लिख के नहीं आना है, हमें तो लिखना है कि ऑफ कोर्स कि उसका ड्यूटी कौन से, प्रोवाइड इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड वाइडर पर्सपेक्टिव, ठीक है, नैरो पर्सपेक्टिव नहीं, वाइडर पर्सपेक्टिव। आई होप ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, आप इसके माइंड में आपके सेट हो गए होंगे। अब हम चलते हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन 149.6 में, जहां हम डिटेल में समझेंगे कि क्वालिफिकेशंस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन है। So let's start with the section। अब याद रखिएगा, अपना मॉड्यूल में साथ रखिएगा ताकि आप लोगों के लिए यही एक नोट्स बनाएंगे। सेक्शन 149.6 कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मींस इन रिलेशन टू अ कंपनी। अब मींस देखो, अब यहाँ पे नोट कर चलना अपने साथ में, ठीक है। मींस अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, अपने मॉड्यूल में साइड में लिख दो, अदर देन एमडी और WTD। ऑलराइट सर, नोट कर दिया है। और नॉमिनी डायरेक्टर। अब नॉमिनी डायरेक्टर मेरे बच्चों को पता होगा, कोई फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मान लीजिएगा आपको, आपकी कंपनी को फंड दे रहा है, तो उसको डर लग रहा है कि भाई आपका फंड जो इस पर्पज से लिया है उसके लिए वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। इसके लिए वो क्या करता है, बाय एग्रीमेंट आपकी कंपनी में एक डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है, नॉमिनी डायरेक्टर। कई बार गवर्नमेंट भी ऐसे केसेस में करता है, जब गवर्नमेंट आपको फंड प्रोवाइड करता है तो गवर्नमेंट भी एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ना तो वो MD होगा, ना ही वो कंपनी का WTD होगा, और ना ही वो नॉमिनी डायरेक्टर होगा। ये इंपॉर्टेंट बात अपने माइंड में याद रखिएगा, ठीक है, पहली बात, क्योंकि किसी भी तरह का हम इंटरेस्ट नहीं चाहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अगर आ गया तो इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं, हु इन एन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, कौन देखेगा, बोर्ड कंसीडर करेगा, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पजेस रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, जो मैं आगे डिस्कस करता हूं। लेकिन अगर देखा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे कि इंटीग्रिटी कैसे इंश्योर करेंगे, अभी बताएंगे अभी आपको, प्लस रिलेवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। रिलेवेंट एक्सपर्टाइज मतलब किस फील्ड में, फाइनेंस, लॉ, इकोनॉमिक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, किस फील्ड में, ऑपरेशनल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, किस फील्ड की एक्सपर्टाइज कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जिस तरह का कंपनी का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग जहां एक्सपर्टाइज एक्सपेक्ट की जाएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, ठीक है सर। सो सेकंड हमने इंपॉर्टेंट पहले बात सीखा, हु इज नॉट अ MD, WTD और नॉमिनी डायरेक्टर। थर्ड हम देखेंगे, इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड, you know what, person of integrity, possess relevant expertise and experience। अब देखिएगा, यहां से ध्यान से नोट बना चलेगा, ट्रस्ट मी, इज एब्सोल्युटली इजी टॉपिक, थोड़ा ध्यान से समझना बस। Who is or was not promoter of the company, its holding subsidiary associate company। तो यहां आप देखिएगा अपने नोट्स में, चाहें तो मॉड्यूल साइड में लिख लीजिएगा, प्रमोटर शॉर्ट में लिखना चाहें लिख लीजिएगा, लेकिन आपको याद रहे किसका, कंपनी का नहीं होना चाहिए, ना ही होल्डिंग कंपनी का, ना ही सब्सिडरी कंपनी का, ना ही एसोसिएट कंपनी का। अभी बार बार आएगा, इसलिए उसको ऐसा नोट कर लीजिएगा। ये 4 टाइप का कंपनी आएगा। कंपनी जिस कंपनी में अपॉइंट होने जा रहा है, उस कंपनी का कोई होल्डिंग कंपनी है तो सब्सिडरी है तो एसोसिएट कंपनी है, उसका वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर, नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर, नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर। तो पहली बात तो वो प्रमोटर नहीं होने चाहिए, और ना ही नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर या फिर डायरेक्टर, प्रमोटर और डायरेक्टर, याद रखिए प्रमोटर और डायरेक्टर बनाइएगा वापस। कौन सी कंपनी का, जो हमने ऊपर अभी लिस्ट बनाई है, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। पॉइंट क्लियर हुआ? तो पहला, सबसे पहले हमने क्या कहा, प्रमोटर नहीं होगा कंपनी का, होल्डिंग, सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी का, ना ही वो रिलेटेड होगा। रिलेटेड मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकता है, रिलेटिव नहीं हो सकता किसका, प्रमोटर का या डायरेक्टर का। कौन डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर है। क्यों सर ऐसा कह रहे हैं भाई, समझो ना, हम यहां तो अपना इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव व्यू रखने आए हैं, मतलब कि मैं यहां पर जो बताऊंगा वो फेयर बताऊंगा और एक्सपेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट बताऊंगा कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। बट अगर कोई यहां डायरेक्टर ऑलरेडी होगा तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंसी डाउट में चली जाएगी। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि वो किसी भी डायरेक्टर का, जो कि होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडी कंपनी है या एसेट कंपनी है, या कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होगा, ना ही प्रमोटर का रिलेटिव होगा। ऑलराइट सर, रट गया अच्छे से। फिर आगे कहता है, देखो, who has or had no pecuniary relationship other than remuneration। भाई रिम्यूनरेशन देनी पड़ेगी ना, रिम्यूनरेशन तो देंगे, पेक्यूनियरी समझते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट किसी भी तरीके का।
तो रिम्यूनरेशन तो देना पड़ेगा, उसको मत मान लेना। और रिम्यूनरेशन में भी ध्यान से देखना, अदर देन रिम्यूनरेशन एज डायरेक्टर और हैविंग ए ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या कह रहा है? टोटल इनकम। देखो यहाँ पे हैविंग अ ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ इट्स टोटल इनकम और सच अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विद अ कंपनी इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। ट्रांजैक्शन क्या यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो किस लिए यूज हो रहा है? ट्रांजैक्शन विद द कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी। इसलिए कह रहा हूं अगर आपने साइड में बना लिया है तो बहुत इजी रहेगा पॉइंट समझने सारे, क्योंकि हम यहीं पर उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, यही सारे इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है? यही इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि उसने रिम्यूनरेशन ले रहा है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से रिम्यूनरेशन ले रहा है, चाहे कंपनी से ले रहा हो चाहे उसकी एक से ज्यादा कंपनी से ले रहा हो रिम्यूनरेशन, वो अलाउड है, वहां पे रिलेशनशिप नहीं माना जाता है। बट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा है और अगर मान लीजिए रिम्यूनरेशन भी है उसका और वो क्या कर रहा है यहाँ पे 10% से ज्यादा, ध्यान रखिएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिम्यूनरेशन और ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, कंपनी का टोटल इनकम नहीं, उसका खुद का टोटल इनकम का, और सच अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब विद द कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी और देयर प्रमोटर और डायरेक्टर्स। कब कह रहा है? ड्यूरिंग टू इमीडिएट, ऑफ कोर्स पिछला 2 सालों में। कब से? जैसे आज इस ईयर हम उसको प्रपोज कर रहे हैं उसकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की, और उसने पहले पिछले 2 सालों में 10% से पिछले 2 सालों में प्रीसीडिंग 2 इयर्स में, अगर मोर देन प्रीसीडिंग 2 इयर्स से अगर बात करें, अगर पहले 2 इयर्स में अगर है 10% ज्यादा तो वो इंटरेस्टेड हो गया, लेकिन 12% ज्यादा नहीं है तो याद रखिए उसकी टोटल इनकम में 10% कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी हम सारे ट्रांजेक्शन भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट है सुनना। सर समझ में नहीं आ रहा सर, आप क्या बोलना चाह रहे हो? समझो 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 समझो। हम जब बोल रहे हैं टोटल इनकम, टोटल इनकम, तो मैं आपको भी बताऊंगा आगे जब हम रिम्यूनरेशन का बात करेंगे या फिर यहां बात करेंगे स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन। तो रिम्यूनरेशन को तो हमने यहां से कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर रिम्यूनरेशन हटा दिया गया, उसमें पेक्यूलियरिटी नहीं है। बट क्वेश्चन अराइज हो गया ट्रांजैक्शन, एंड ट्रांजैक्शन का हमको वैल्यू कंसीडर करना है। तो उससे टोटल जो कंपनी से, याद रखिएगा, उसे कंपनी से होने वाली इनकम, अब वो इनकम कैसे हो सकती है समझाएंगे अभी। टोटल इनकम उसको हो रही है, मान लीजिएगा उसे रिम्यूनरेशन के फॉर्म में, सेटिंग फीस में, या उसको अदर, जी हाँ, उसके जो अदर कंपनीज में उसको रिम्यूनरेशन मिल रहा है, सब्सिडरी में हो सकता है उसकी अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ऐसे केसेस में जो उसको इनकम मिल रहा होगा वो टोटल इनकम उसका जो हो रहा है, रिम्यूनरेशन में का रिम्यूनरेशन है, अदर एक्सपेंडिचर्स है, मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसका फीस है, जो टोटल इनकम उसको कंपनी से रिसीव हो रहा है, उसमें हम चेक करेंगे जो ट्रांजेक्शन वो कर रहा है 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर कम है देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वो ट्रांजेक्शन के साथ कर रहा है, कंपनी साथ किया हुआ है, मतलब कंपनी साथ में है, होल्डिंग कंपनी साथ कर रहा है, सब्सिडियरी के साथ कर रहा है, एसोसिएट कंपनी साथ कर रहा है, या फिर किसी प्रमोटर या किसी डायरेक्टर साथ कर रहा है, तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट सर। उसके लिए जैसे मैंने अभी कहा इमीडिएट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, ऑलराइट सर, हम चेक करेंगे। ठीक है, उससे अगर 2 साल बीत चुका है, उससे पहले था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, बट प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल के अंदर 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी खुद की टोटल इनकम चेक करना। ऑलराइट, चलिए सर। फिर कहता है ये दोनों केस में देखेंगे, फर्स्ट करंट फाइनेंशियल देखेंगे जिसमें अपॉइंट कर रहे हैं। एनीवेज दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पे ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। कौन सा? पेक्यूनियरी रिलेशनशिप। ऑलराइट, मतलब ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन वाला बोल रहे हैं। ऑलराइट सर। अब देखिए ये वाली की इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐड की हुई है, वेदर रिसिप्ट ऑफ रिम्यूनरेशन by independent director from a company would be considered as having a pecuniary interest while considering his appointment in a holding company, subsidiary company, associate company of such company. कंपनी के अंदर हमने आईडी को अपॉइंटमेंट किया हुआ है और रिम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है। अब हम आईडी के अपॉइंटमेंट के अंदर जा रहे हैं, किसके अंदर? सब्सिडियरी कंपनी में या होल्डिंग कंपनी में या एसोसिएट कंपनी के अंदर। ठीक है, देखिएगा, matter has been examined and considered with the SEBI. It has been clarified that pecuniary relationship provides section 149(6) clause C of the act does not include receipt of remuneration from the one or more of companies by way of fee provided in section 5 और section 197। section 197 हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, होप क्लियर होगा आप लोगों को, और नहीं है फिर भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं ना अगेन व्हाट्सएप पे। reimbursement of expenses for the participation of board and the other meetings and profit related commissions approved by the members in accordance with the provision of that। profit रखना यहाँ लिखा हुआ है, profit related commissions approved by the shareholders
अप्रूव बाय शोल्डर्स। तो यहाँ पे तो मैं दो बार समझा रहा हूँ, रिमैनरेशन और उसके अलावा कोई भी उसको एक्सपेंसेस जो मैं एक्सपेक्टिंग फीस प्लस और कोई कमीशन अप्रूव, जो कमीशन कौन अप्रूव किए होंगे, शेयर होल्डर्स ने। अगर वो टोटल मिला के उसकी टोटल इनकम का 10% से ज्यादा अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो पिक्यूनियरी इंटरेस्ट में काउंट होगा। बात पकड़ में आ रहा है। और अदरवाइज रिमैनरेशन को हम यहाँ पर ट्रीट नहीं कर रहे हैं क्या, पिक्यूनियरी इंटरेस्ट। आई होप ये क्लियर होंगे, तीन ही छोटे से पॉइंट है, आई होप यहाँ क्लियर होंगे आप लोगों को। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे। देखिएगा, नन ऑफ हुज रिलेटिव मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई भी रिलेटिव, ध्यान से देखते जाइएगा, रिलेटिव holding any security or interest in a company holding subsidiaries or subsidiary company immediate to preceding financial year or during the current financial year। तो क्या कह रहे हैं, रिलेटिव क्या नहीं कर सकता है, कोई सिक्योरिटी या इंटरेस्ट किसमें, कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडी कंपनी में एंड एसोसिएट कंपनी में। सर कब से, इमीडिएट, क्या देखिएगा, इमीडिएट में शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, IPFY। एग्जाम में मत लिख देना नंबर काटने की वजह, जो आप भी होंगे वो भी छीन लेंगे, तो ऐसा मत लिखना हो, सिर्फ रेफरेंस के लिए अपने मॉड्यूल में साइड में लिख लीजिएगा। ये रिकॉल करने के वक्त काम आता है, याद है, ये रिकॉल करने का टाइम आता है, क्योंकि मॉड्यूल इतना लंबा चौड़ा आप मॉड्यूल पढ़ेंगे और पढ़ना भी जरूरी है और एग्जाम में जाना है, मान लीजिए कल, तो फटाफट रिकैप करने का काम आएगा। ऑलराइट, तो ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिएगा। तो रिलेटिव का सिक्योरिटी या किसी भी तरह का इंटरेस्ट, सर ये तो गड़बड़ है ना, ऐसा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं, फिर लॉ मेकर ने कहा हाँ नहीं बताते हैं। देखो कहता है रिलेटिव में होल्ड, रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुमको नहीं बोल रहे हैं, रिलेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, कौन, रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ अ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन इट्स होल्डिंग सब्सिडी। मतलब सर कर सकते हैं, हाँ, कितना, देखो नोट बना लो यहीं पर साइड में, अगर करता भी है ये तो कितना अलाउड है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम यहां वर्ड यूज कर लीजिएगा ताकि इजी रहे आपके लिए समझना। कितना हो सकता है, अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करेंगे 50 लाख इन फेस वैल्यू, ऑलराइट, इन फेस वैल्यू, पर ये मैक्सिमम है, मतलब से ज्यादा नहीं हो सकता है, होगा तो फिर इंटरेस्टेड हो गया, या और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल बोल रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत ध्यान सुनना, पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, अगर एग्जाम में दिया है तो दोनों को ऐड ही करना है हमने। ऑलराइट, पेड अप शेयर कैपिटल, ऑलराइट, ऑफ द कंपनी। अब ये हमारे को क्लियर हो गया होगा, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी और इंटरेस्ट उनका हो सकता है 50 लाख फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग, बट 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। और इधर क्या रहा है 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर, यहां पर याद रखिए दोनों में जब कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे विच एवर इज हायर, यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, दोनों में जो भी हायर है, ठीक है। चलिए, ये मैक्सिमम हो सकता है ना। सेकेंड सिचुएशन आती है जो कि उसके रिलेटिव क्या नहीं होंगे, इंडेप्टेड टू द कंपनी। देखिए वर्ड देखिएगा यहाँ पे यूज हुआ है इंडेप्टेड, तो सिक्योरिटी आया फिर आया इंडेप्टेड। आई होप जिन लोगों ने ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रखा है, याद देखिएगा यहाँ पर उसके लिए बहुत ईजी होगा समझना, ठीक है। इंडेप्टेड नहीं हो सकता तो कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इन एक्सेस ऑफ द सच अमाउंट इज बी प्रिस्क्राइब्ड, अभी से बताऊंगा कितना है वो, और गारंटी नहीं दिया हुआ थर्ड पार्टी के लिए, ऑलराइट। और यहां पर कह रहा है पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं हो, किसका, रिलेटिव का पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं हो, और द कंपनी। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, मैं फिर बोल दूं, यहाँ पे तीनों केसेस में आप लोग बार बार अपने चाहे मॉड्यूल में लिख लीजिएगा, कंपनी कह रहा है या उसकी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी, उन तीनों की चारों की बात कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, साइड में बनाएंगे और इजी रहेगा। फिर क्या कह रहा है, इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, रिलेटिव इंडेप्टेड नहीं हो कंपनी के लिए, और या कोई गारंटी नहीं दिया हुआ या कोई पिक्यूनरी रिलेशन नहीं हो। अब कितना अमाउंट देखेगा, ध्यान से देखिएगा यहां पर, अमाउंटिंग 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ विद द ट्रांजैक्शंस 1, 2 and 3। 1 and 2, 3 मतलब जो हमने पहला देखा यहां पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेकंड देखा ये इंडेप्टेड एंड गारंटी, तीनों को अगर मिला के, चाहे तीनों को मिलाकर या सिंगल ट्रांजैक्शन में भी,
किससे ज़्यादा नहीं होगा, देखिए यहाँ नोट कर लीजिएगा, 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर साइड में एक नोट बनाइएगा, अपने मॉड्यूल में साइड में नोट बना लीजिएगा, इजी रहेगा फिर बता रहे हैं। और टोटल इनकम, सिंगली मतलब चाहे वो, सिंगली का मतलब समझिएगा यहाँ पे किससे कहना चाह रहा है, वो उस कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कंपनी के, ठीक है, उसका कंपनी, चाहे वो कंपनी की तरह से देखेंगे, होल्डिंग से देखेंगे, या उसकी सब्सिडी से देखेंगे, या एसोसिएट कंपनी से, ठीक है, जिस पे से ट्रांजेक्शन हो रहा है, सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। टोटल इनकम सिंगली और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द विद द ट्रांजेक्शन, चाहे अब आप ये किसी एक ट्रांजेक्शन से ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो आपकी सिक्योरिटीज में आ रही हो इतनी 2% में, या फिर आपकी इंडेप्टनेस आ रही है 2% में, या फिर गारंटी या पिक्यूलियर रिलेशनशिप, तो मैक्सिमम अगर देखा जाए 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऑलराइट सर, क्लियर एकदम। ये हमने ये 4 पॉइंट जो कंसीडर किए रिलेटिव के लिए कंसीडर किए, याद रखिएगा, ठीक है, उसका तो दूर दूर तक यहाँ वास्ता नहीं होगा किसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। चलिए आगे देखते हैं ना। हु नीदर हिमसेल्फ, आई होप ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया होगा, फिर भी अगर डाउट रहेगा तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। चलिए, कहता है ना तो वो खुद, हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ इट्स रिलेटिव, या तो वो खुद या उसका रिलेटिव, क्या नहीं हो सकते, होल्ड और हैज हेल्ड, होल्ड आज का डेट में या पहले, पोजीशन ऑफ केएमपी, वहां बड़ा बड़ा लिखो, केएमपी नहीं हो सकते हैं, और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इज होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी इन एनी थ्री याद रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा अपने मॉड्यूल में, 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच ही इज सपोज्ड टू बी अपॉइंटेड, तो वो खुद या उसका रिलेटिव केएमपी नहीं होना है, एम्प्लॉय नहीं होना है कंपनी का। अब जो कंपनी का जो बोल रहे हैं, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का, लेकिन हम देखेंगे कंपनी का एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे कुछ सेंसिटिव पोजीशन पर ना हो, आप समझ ना, जब यहाँ वर्ड यूज कर रहा है केएमपी, तो जरा इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट को अप्लाई करो, यहाँ केएमपी का मतलब कह रहा है इस सेंस में और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सो केएमपी की पोजीशन या उसके इक्विवेलेंट पोजीशंस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मान लीजिएगा वो एक अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव कोई बुरा नहीं होता, बट पोजीशन को फर्क देख रहे हैं हम लोग ना, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है या सेल्स बॉय है, ठीक है, उसका रिलेटिव, तो ऐसा उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वहां हम जब इंटरप्रेट कर रहे हैं केएमपी लेवल पे, तो हम कंसीडर कर रहे हैं अदर एम्प्लॉयज को भी उसी लेवल पर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं प्रॉफिट पोजीशन है, कोई जनरल मैनेजर का पोस्ट पर है, सेल्स हेड है, ठीक है, या प्रोडक्शन हेड है, ये थोड़ा डाउट वाला पोजीशन आता है। एनीवेज, सो यहाँ पे क्लियर होगा, वो खुद या उसका रिलेटिव इमीडिएट प्रीसीडिंग थी फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं होना चाहिए केएमपी एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनी। ऑलराइट सर, प्रोवाइडेड। अब कह रहा है इन केस द रिलेटिव हु इज एम्प्लॉय द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अभी इंटरेस्टिंग क्लॉज आ गया, कहता है सर ये क्या हुआ, समझो, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोवाइड दैट इन केस रिलेटिव इज एम्प्लॉय, रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय, हु इज, अभी बात कर रहे हैं मौजूदा, ठीक है, द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। फिर ये 3 साल का जो प्रीसीडिंग, क्योंकि अगर मौजूदा केस में बात कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉय है, यहाँ पे देखिएगा वर्ड बोल रहा है रिलेटिव इज अ एम्प्लॉय, द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तब रिलेटिव केस है, रिलेटिव के प्रेजेंट में अगर रिलेटिव है तो उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर मैं बोल दूं, यहां पर कह रहा है 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल कंडीशन हमने देख रहे हैं, किस केस में अगर रिलेटिव है क्या हो रहा है। फिर कहता है हु इज और हैज बीन एन एम्प्लॉय ऑफ प्रोप्राइटर। अब क्या हुआ, वो कोई या तो एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर है, या देखिएगा ये पार्टनर है, इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, इन मेजर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसका हो सकता है, कोई ऑडिटर की फर्म है उसमें, या कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस में, या कोई ऐसे हो सकते हैं क्रॉस ऑडिटर की कंपनीज हैं, या होल्डिंग सब्सिडरी उनका है। तो क्या है, फर्म ऑफ द ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, इनका पार्टनर है या प्रोप्राइटर है या फिर कोई एम्प्लॉय रहा है इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में, और ये लोग क्या रहे हैं, कंपनी के या होल्डिंग कंपनी के, होल्डिंग कंपनी के और सब्सिडरी के कंपनी के, या तो यही ऑडिटर की फर्म क्या रही है,
इसकी कंपनी इसकी ऑडिटर फर्म रही है और पता लगा इसका एम्प्लॉय था या पार्टनर था या प्रोप्राइटर था, तो ऐसे से इमीडिएट प्रेसिडेंट थी फाइनेंशियल देना, क्योंकि इंटरेस्ट अटैच है, समझ रहे हैं यहाँ पर उसने यहाँ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अटैच है, कंपनी के कहीं से कई सारी चीजें वो जानता है, तो पहले वो यहाँ पर ऐसा इंटरेस्ट अटैच रहा है, तो 3 साल का ऐसा गैप रहा हो, या फिर कोई लीगल फर्म हो सकता है, कंसर्निंग फर्म हो सकता है, उसमें हु हैड अ ट्रांजैक्शन विद द कंपनी और इज होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी अमाउंटिंग 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। सर क्या अगर ऐसा भी हुआ, क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा हुआ कि कोई लीगल कंसल्टिंग फर्म थी और याद रखिएगा उसने अगर देखिए इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में रही थी वो अलग चीज है, यहां पर लेकिन कह रहा है अगर 10% से ज्यादा ग्रॉस टर्नओवर, मतलब अज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए, एक ए एंड एसोसिएट्स करके एक फर्म है, लीगल मान लीजिएगा फर्म है या कंसल्टेंसी फर्म है, उसकी इनकम 10%, इसकी ग्रॉस मतलब फर्म की ग्रॉस इनकम जो है वो मोर देन 10%, मोर देन 10%, मान लीजिए कंपनी ए लिमिटेड उससे इसको रिसीव होती है और इसमें वो पर्सन या तो प्रोप्राइटर था, पार्टनर था, या फिर हो सकता है एम्प्लॉय रहा हो, तो यहां पर ए लिमिटेड इसको मोर देन 10% किसकी ए इन्वेस्टमेंट्स की ग्रॉस रिसिप्ट्स में मोर देन 10% ज्यादा की ग्रॉस इनकम में 10% ज्यादा इसको बिजनेस इससे मिलता है ए लिमिटेड से, और यहां पर ये जो पर्सन जिसके हम अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर रहे हैं वो यहां करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट, नहीं हो पाएगा, पकड़ में आ रहा है, क्योंकि यहां पर पिक्यूनरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई थी। ऑलराइट, देखिएगा अमाउंटिंग 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द सच फर्म। क्लियर एकदम। नेक्स्ट कहता है वो और उसका रिलेटिव, अच्छा यहां पर दोनों पे अप्लाई हो रहा है, देखिएगा यहां पर जब हम बात करें क्लॉज ई जो है दोनों पे अप्लाई हो रहा है, ये रिलेटिव पे भी हो रहा है और उस पे भी हो रहा है, बट अगर वो एम्प्लॉय उसका रिलेटिव है तो ये इमीडिएट प्रीसीडिंग थी फाइनेंशियल वाला कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, चलेगा। होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, ऐसा भी तो हो सकता है सर वो अब अकेला या अपने रिलेटिव साथ में मिलकर 2% से ज्यादा अगर वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहा है कंपनी, सर तो कंपनी शेयर उसको शेयर देती कहां है, ऑफ कोर्स शेयर्स नहीं अलॉट करती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, लेकिन अगर पहले से उसने होल्ड किए हुए हैं और अकेले या फिर रिलेटिव के साथ मिलकर 2% से ज्यादा है वोटिंग एक्सरसाइज कर रहा है, तो अगेन अगर यहाँ पे उसको वी अपॉइंट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऑलराइट, एंड तो इसलिए कह रहे हैं नहीं ऐसा होना चाहिए, याद रखिएगा, नीदर हिमसेल्फ और नॉर एनी हिज रिलेटिव। आगे देखते हैं, देखिएगा अब वो कह रहा है या तो वो सीईओ की पोजीशन पे था, डायरेक्टर वॉट एवर कॉल्ड एनी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स 25% और मोर ऑफ इट्स रिसीव्स फ्रॉम द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर। अब ध्यान से सबसे पहले देखिए वापस से, मान लीजिएगा सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड इस कंपनी को 25%, जी हाँ, ग्रॉस रिसिप्ट्स इस कंपनी की, सेक्शन 8 कंपनी की ग्रॉस रिसिप्ट्स जो है, ग्रॉस रिसिप्ट्स जो है 25% से ज्यादा इस कंपनी को मिलती है, ए लिमिटेड से सेक्शन 8 कंपनी को मिलती हैं। एक सेक्शन 8 कंपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स में 25% ज्यादा ए लिमिटेड अपना में डोनेट करती है पैसा, ऐसा मान के चलते हैं, जो कि हमारे सिचुएशन में दिया है, ठीक है, देखिएगा। ऑलराइट सर, अब दूसरी बात, अब जब एग्ज्यूम कर लेते हैं एक बार के लिए हम कि मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट हम ए लिमिटेड में करना चाहते हैं और मिस्टर एक्स जो है ना सेक्शन 8 कंपनी जिसमें ग्रॉस रिसिप्ट्स आ रही हैं, इस कंपनी के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट्स आ रही हैं, इसके अंदर अज्यूम कर लीजिएगा एक बार के लिए मिस्टर ए यहाँ पर सीईओ हैं या इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठीक है, सीईओ हैं या फिर डायरेक्टर हैं, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप फिर क्रिएट हो गया। या फिर आगे देखो एक और इंपॉर्टेंट बात कहता है एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, प्रमोटर, या तो कंपनी से रिसीव कर रही है, सेक्शन 8 कंपनी क्या कर रही है, जिस कंपनी में आप एक पर्सन का इंडिपेंडेंट अपॉइंट कर रहे हैं उस कंपनी में वो पर्सन कौन सी, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कौन है, सीईओ या डायरेक्टर है, और वो कंपनी क्या कर रही है, सेक्शन 8 कंपनी दूसरी कंपनी जिसमें हम अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं उस पर्सन का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो रिसीव कर रही है क्या 25% ज्यादा ग्रॉस रिसिप्ट्स, कौन सेक्शन 8 कंपनी रिसीव कर रही है, तो कहता है या फिर एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर और होल्डिंग सब्सिडियरी ऑफ कंपनी होल्ड्स 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्या कह रहे हैं, देखो कोई भी प्रमोटर, अच्छा इंक्लूडिंग कंपनी भी यहां बोल रहे हैं, ठीक है, प्रमोटर, डायरेक्टर
या होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी या एसोसिएट कंपनी, ये क्या कर रही है, उस कंपनी में 2% से ज्यादा होल्ड्स मोर देन 2%। यहां जो वर्ड यूज हुआ है देखिए, यहां पे वोटिंग पावर हुआ है, यहां देखिए 2% क्या हुआ, वोटिंग पावर। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 8 कंपनी में क्या हो गया, इंटरेस्ट अटैच हो गया, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी में मोर देन 2% से ज्यादा कंपनी या एसोसिएट कंपनी या सब्सिडी कंपनी, डायरेक्टर या प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, और उस कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर वो पर्सन सीईओ या डायरेक्टर की पोजीशन पर है। बात पकड़ में आई ये बात? आई होप ये भी क्लियर होगा। नाउ फर्दर देखते हैं। Now, whose purchase and other qualification is being prescribed? जैसे आपसे यहाँ पे कह रहे हैं, देखो एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट द फर्स्ट मीटिंग, उसका पहला काम होगा जब फर्स्ट मीटिंग होगा, जो अपॉइंटमेंट के बाद में, प्लस उसके बाद भी पार्टिसिपेट इन दैट मीटिंग एज अ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और डे आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग of the board meeting every financial year whenever there is any change in the circumstances and which affect his status as independent director, give a declaration that he meets the criteria of independent director। मतलब you know what, आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 6 में जो हमने ऊपर अभी ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक डिक्लेरेशन है कि वो इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया सेक्शन 149 सेक्शन 6। तो इसको डिक्लेरेशन देना है, और कभी भी इसमें कुछ चेंज भी आता है, जैसे अभी हमने कहा कुछ चेंज आता है तो उसको ये बताना भी पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जब भी वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने वाला है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में तो देना ही देना है, उसके बाद जब भी कोई चेंज आएगा तो उसके बाद जब भी कोई बोर्ड मीटिंग आएगा उसमें उसको इंटीमेट करना है। ऑलराइट सर, नॉमिनी डायरेक्टर मैंने आपको भी बताया ही है। लेट्स अंडरस्टैंड, अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा एग्जाम में, कई बार केस स्टडी के लिए क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। रूल 4 जो है यहाँ बता रहा है कौन कौन सी कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, रूल 14। रूल 4 कह रहा है कौन कौन सी कंपनीज है, याद रखिए पब्लिक कंपनी है। क्राइटेरिया हम यहाँ चेक करेंगे। पहला, पब्लिक कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर, हाईलाइट कर लीजिएगा, बड़ा 10 करोड़, याद रखिएगा 10 करोड़ और मोर, 10 CR और मोर। सेकेंड क्राइटेरिया है टर्न ओवर 100 करोड़ और मोर। एंड थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास है आउटस्टैंडिंग लोन, बोरिंग्स एंड डिबेंचर्स, याद रखिएगा इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 50 करोड़, यहाँ वर्ड यूज किया हुआ है एक्सीडिंग, याद रखिएगा एक्सीडिंग, ठीक है, 50 CR। तो यहां 3 कैटेगरी रखी है जिन कंपनीज को, कौन सी है, तीनों पब्लिक कंपनीज हैं जिसका पेड अप कैपिटल, अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जर्व करा करो कि उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, इन तीनों में से कोई कंडीशन स्पेसिफाई हो, उसका पेड अप शेयर कैपिटल, पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ या मोर है, या टर्नओवर 100 करोड़ मोर है, या उसका आउटस्टैंडिंग इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स क्या 50 करोड़ से ज्यादा है, उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और वो कितने, कम से कम एटलीस्ट 2 डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितना, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, कितना, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। ऑलराइट सर, सर लेकिन आपने तो यहां दिखाया, यहां तो 5 डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। अभी LODR का रेगुलेशन 16 पढ़ना बाकी है, क्योंकि टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में जब बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि वो लिस्टेड एंटिटी है और उसके लिए कितना डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना जरूरी है। ऑलराइट, अगर अब वैकेंसी अराइज हो जाती है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपने अपॉइंट कर दिया बट ड्यू टू एनी रीजन हो सकता है कि वो वैकेंसी अराइज हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने विमेन डायरेक्टर में आपको मैंने पढ़ाया था, आई होप याद भी होगा आप लोगों को। विमेन डायरेक्टर के अगर इंटरमीडिएट वैकेंसी अराइज होती है तो वैकेंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर। अगर देखा जाए, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, वैकेंसी अराइज हुआ, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्डिंग, और 3 months जहां से वैकेंसी अराइज हो, 3 months, ठीक है, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी कॉज विच एवर इज लेटर। तो अगर ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ही पढ़ने वाला है, चिंता मत कीजिएगा। सो ये ध्यान रखिएगा, एक बार इस पे भी कई बार केस स्टडी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑलराइट सर, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो क्राइटेरिया देखा ऊपर, रूल 4 ने कहा था, जैसे हमने कहा रूल 4 में पेड अप शेयर कैपिटल, हमने पेड अप शेयर कैपिटल देखा, टर्नओवर चेक किया, और आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स के एग्रीगेट निकाल के देखा था, मतलब 10 करोड़, 100 करोड़ एंड 50 करोड़, जिसमें से जो भी विच मतलब इनमें से कोई से भी लिमिट अप्लाई हो सकता है। अब ये अगर लगातार कॉन्टिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, मतलब एक बार अप्लाई हुआ फिर लगातार 3 साल तक ऐसा भी रहा कि कंपनी में इसमें किसी भी कैटेगरी में, क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा ये आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट की हम बात करें, 2 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ये मैंडेटरी नहीं रहेगा। देखो ध्यान से, वेयर कंपनी सीजेस टू फुलफिल द एनी ऑफ द 3 कंडीशंस लेड डाउन ऑफ सब रूल 1 3 consecutive ईयर, लगातार ऐसा होता है तो इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंपाई विद द प्रोविजन ऑफ द सच, जब तक कि वापस से ट्रेड या तो पेड अप कैपिटल, टर्नओवर या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर और डिपॉजिट्स एक रिक्विजिट जो कि रिक्वायर्ड क्राइटेरिया वहां तक अचीव नहीं कर लेता है।
ऑलराइट सर, आप देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन के आता है इस एग्जाम में। कौन कौन सी कंपनी जिनको लिए ये अप्लाई नहीं होना है, चाहे उनका फिर हम, अच्छा एग्जाम में ध्यान रखना कहीं वो जॉइंट वेंचर तो नहीं है, कहीं होली ओन सब्सिडी तो नहीं है, कहीं गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है, तो कहीं आप पीछे पड़ जाओ किसके पीडअप चेक करने के। अरे भाई अगर कंपनी कौन सी, जॉइंट वेंचर कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी है, प्राइवेट पे मत लगाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ऑलराइट। वहां हमें डर नहीं है, हमें डर कहाँ है, पब्लिक के अंदर है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये अनलिस्टेड वर्ड यूज हो रहा है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड होगा तो क्या होगा बताएंगे अलग से, लेकिन अभी ध्यान सुनिएगा। अनलिस्टेड अगर पब्लिक कंपनी है और वो कैसी है, जॉइंट वेंचर्स के फॉर्म में क्रिएट हुई है, या फिर होली ओन सब्सिडरी है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, वहां पर ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पॉइंट में नहीं होगी। भले ही उसका पेड अप कैपिटल टर्नओवर या फिर हाउसिंग लोन, बॉन्ड लोन, डिपॉजिट्स एग्रीगेट इन एक्सीड 50 करोड़ है, तो वहां ये बात नहीं करेंगे। ऑलराइट सर, फिर देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया क्वालिफिकेशन अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो ऑफ कोर्स वो कौन डायरेक्टर डिसाइड करेगा, ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था कि पहली बात तो क्या होना चाहिए, जैसे एप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज इन वन और मोर द फील्ड्स लाइक फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। जिस नेचर का कंपनी है ना, जो ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन कैरी करता है, उसी अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस हम लोग डिमांड करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। ऑलराइट, ये बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, कॉमन सेंस है। ऑलराइट, नाउ नन ऑफ द रिलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब कहता है कौन सा रिलेटिव नहीं होगा क्या, इंडेप्टेड टू कंपनी हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। ऑलराइट, गारंटी नहीं प्रोवाइड किया होगा, ये 50 लाख रुपीस और एनी टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये सेम डिस्कस हमने ऊपर किया हुआ है, वही बात यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से बोला है। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं अलग से, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर देख लीजिएगा, पार्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाया हुआ है उसमें देखिएगा विद क्वेश्चंस, वो भी देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चंस के साथ है। तो इस सेक्शन के अंदर जो मैंने बताया है इससे एक बार समझेगा, कोई डाउट है एनआर के व्हाट्सएप पे में भेजिएगा, इसी व्हाट्सएप पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। इसके क्वेश्चंस भी दे रहा हूं लगातार, इसे अटेम्प्ट करके देखना, क्योंकि जब तक माइंड का प्रैक्टिस नहीं होगा डिफरेंट के साथ में, तब तक मजा नहीं आएगा। तो उस क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगा मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि एनआर के व्हाट्सएप पे अपना रिक्वेस्ट भेजिएगा, डेफिनेटली आंसर करेंगे। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर। और सेकंड पार्ट जरूर देख लो, 3 पार्ट्स में ये इंपॉर्टेंट है वो भी।